हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज इस वीडियो में हम लोग पाइथन में मोस्ट वाइडली यूज्ड फंक्शंस और कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं या फिर फंक्शंस हैं पाइथन में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनको आपको मतलब करना ही करना है, जिनके बिना आप कोडिंग नहीं कर सकते। सबसे बेसिक है प्रिंट। ये तो ऑलमोस्ट जो भी कोडिंग करते हैं सबसे पहला स्टेप होता है प्रिंट कमांड सीखना। प्रिंट कमांड क्या होता है? प्रिंट कमांड बेसिकली आउटपुट जो भी मुझे चाहिए तो आउटपुट में शो करने के लिए होता है प्रिंट कमांड। जब इस पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये बता रहा है प्रिंट्स द वैल्यूज टू अ स्ट्रीम और टू सिस स्टड आउट बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये क्या कह रहा है कि प्रिंट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। अब जो भी चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं वो वैल्यू लिख सकते हैं आप। और क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? सेपरेटर एंड। बाई डिफ़ॉल्ट इसमें मैं अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो वेरिएबल को फॉर एन एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 5 अगर है तो ये कोई वेरिएबल है, तो वेरिएबल प्रिंट कराना है तो सिर्फ हम नाम लिखेंगे। अब ये प्रिंट a की वैल्यू करेगा, प्रिंट a नहीं करेगा, प्रिंट a की वैल्यू करेगा, तो ये प्रिंट 5 कर देगा। तो अगर हम देखें तो ये 5 प्रिंट करके दे रहा है। सिमिलरली अगर कोई स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग को आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं और अब मैं ये एज इट इज चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ a, तो स्ट्रिंग को भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। प्लस इसमें एंड कमांड भी है, तो अगर आप एंड लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये एंड में एक स्पेस यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे ऐड कर देगा। तो सेपरेटर भी होता है, यहाँ पे सेपरेटर आप इस तरह से एंड में डाल सकते हैं। और प्रिंट का मतलब बेसिकली यही है कि ये आउटपुट को आपको दिखाता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। मान लेते हैं मुझे कुछ स्ट्रिंग, कुछ वेरिएबल, सब कुछ प्रिंट करना है, तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा अलग अलग के लिख सकते हैं। जैसे a है, फिर कॉमा लगाया हमने, फिर एक वेरिएबल आया a, फिर ABC, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कॉमा सेपरेटर लगा लगा के। तो अब ये कॉमा लगा के लिख रहे हैं तो ये स्ट्रिंग हो गया, ये वेरिएबल हो गया, फिर ये स्ट्रिंग हो गया। तो अब ये ऐसे प्रिंट कर देगा। तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और अगर सिर्फ मैं प्रिंट लिखता हूँ, बस इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं सिर्फ प्रिंट लिखता हूँ तो ये ब्लैंक लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देता है। प्लस अगर कभी मुझे वेरिएबल, स्ट्रिंग सब कुछ एक साथ प्रिंट करना है तो आप उसको, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एफ स्ट्रिंग में। अब इसको एफ स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या करना है, आपको डबल कोटेशन डालना है, शुरुआत में एफ लगाना है, और आपको इसमें जितनी भी स्ट्रिंग लिखने हैं वो सब डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे कि माई नेम इज़ राम, ये स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो, आप यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को हमने सीधा डायरेक्टली लिखा और जो वेरिएबल है उसको मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे लिखना। एंड एज नाम से यहाँ पे कोई डिफाइन कर देते हैं हम लोग। तो आप एज कंटिन्यू कर सकते हैं जितनी बार चाहें आप स्ट्रिंग, और जितनी बार वेरिएबल को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी ऐसे भी वर्क करता है। तो ये एफ स्ट्रिंग भी हो गया। एफ स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर कई सारे वेरिएबल्स हैं, कई सारे स्ट्रिंग्स हैं, सबको एक साथ कंपाइल करना है और कॉम्प्लेक्सिटी कम चाहिए, डॉट फॉर्मेट लगा के भी कर सकते हैं, बट एफ स्ट्रिंग के आने से ये बहुत आसान हो जाता है। आप एक में ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको। मैंने यहाँ पे सिंपली इस तरह से लिख दिया। तो ये था एफ स्ट्रिंग और प्रिंट। प्रिंट बेसिकली क्या, आउटपुट को प्रिंट करके दिखाता है। इसी में स्किप सीक्वेंस भी होता है। स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर, मैं चाहता हूँ कि माई नेम इज़ ये आए ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में आए ये। तो मैं कहीं भी अगर बैकवर्ड स्लैश एन लगाता हूँ तो ये क्या कर देगा, न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट कर देगा। ये बेसिकली क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन, न्यू लाइन कैरेक्टर, आपको जहाँ जहाँ भी नया लाइन चाहिए वहाँ पे आप न्यू लाइन कैरेक्टर ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, स्पेस देके एक नया लाइन। स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है। अगर मैं इन स्पेस को हटा दूँ तो ये स्पेस हट जाएगा। तो ये स्लैश एन क्या करता है, ये एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे टी लिखता हूँ
\t, तो \t करता है क्या करता है, टैब स्पेस देता है, मतलब 4 स्पेस को इंसर्ट कर देता है। अब देखें एज के बाद ये कितना है, यहाँ पे ये न्यू लाइन नहीं बनाता है बल्कि 4 स्पेस बीच में ऐड कर देता है। तो ये हो गया टैब करेक्टर और ये हो गया न्यू लाइन करेक्टर, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो ये सब आप प्रिंट कमांड में यूज़ कर सकते हो। एफ स्ट्रिंग हो गया, या फिर ये स्किप सीक्वेंस में न्यू लाइन करेक्टर हो गया, और भी होते हैं बहुत सारे, \/ कोटेशन, बट ये सब मोस्ट वाइडली यूज्ड है प्रिंट कमांड के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टाइप, आईडी और लेन। एफ स्ट्रिंग मैंने बता दिया आपको। टाइप, आईडी और लेन कमांड किस लिए यूज़ होता है। टाइप किस लिए यूज़ होता है, पहले टाइप को डिस्कस करते हैं। टाइप कमांड क्या करता है, आपको टाइप ऑफ द वेरिएबल बताता है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 50 पॉइंट ऐसे, और एक मैंने लिखा string 1, और यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिंग डाल दिया, और boolean ट्रू। तो ये कौन सी डेटा किस टाइप की है, ये डायनामिक टाइपिंग की वजह से अपने आप डेटा को डिटेक्ट करता है पाइथन। बट मुझे पाइथन से जानना है कि पाइथन इसको कौन सी डेटा टाइप डिटेक्ट कर रहा है, उसके लिए होता है टाइप कमांड। तो आप जब भी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट नाम ऑब्जेक्ट देंगे, तो अगर मैं ए लिखूं तो ये बोलेगा इंटीजर है। मैं सबका टाइप यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, एज string 1, तो ये हर एक डेटा टाइप का यहाँ पे टाइप प्रिंट कर देगा। अब देखो पहला है इंटीजर, 5 जो है इंटीजर बता रहा है, दूसरा जो है फ्लोट है, तीसरा स्ट्रिंग है, चौथा बुलियन है, ये ट्रू वाला ये बुलियन है। एक और होता है नन, तो मैं नन की भी प्रिंट कर देता हूँ, नन टाइप। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये लास्ट वाला भी आ गया नन टाइप। तो सारे डेटा टाइप को पाइथन से आप कैसे जानेंगे कि पाइथन इसको कौन से डेटा टाइप में स्टोर कर रहा है, तो आप इसको टाइप कमांड यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे टाइप चेंज करने का भी, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। बाकी टाइप से क्या मिलता है हमें, डेटा टाइप। ये सिर्फ डेटा टाइप आपको डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स का ही नहीं देता, बल्कि एक पूरे के पूरे डेटा कंटेनर्स का भी देता है। जैसे कि अगर मैं लिस्ट बनाता हूँ तो ये लिस्ट का भी दिख करके देगा। सिमिलरली अगर मैं डिक्शनरी बनाता हूँ तो डिक्शनरी का भी करके देगा। मान लेते हैं कि ये कोई डिक्शनरी है, मैंने इसमें की वैल्यूज दोनों चीज़ को न्यूमेरिक रखा है, ठीक है। dict1, सिमिलरली यहाँ पे मैं टपल बनाता हूँ, और एक सेट बनाता हूँ। तो ये इसकी भी डेटा टाइप प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसी की टाइप प्रिंट कर देता हूँ, list1 dict1, लिस्ट हो गया, डिक्ट हो गया, टपल और set1। अब देखो तो ये जो हमने क्रिएट किया है डेटा टाइप का तो प्रिंट करेगा ही बाद में, ये मतलब कंटेनर्स का भी डेटा टाइप ऐसे प्रिंट करके देता है। तो टाइप कमांड ये करता है टाइप ऑफ द डेटा टाइप और डेटा कंटेनर्स सबका भी डेटा टाइप आपको यहाँ पे प्रिंट करके देता है कि वो किस टाइप का है, सेट है, टपल है, डिक्शनरी है, कुछ भी। आप कोई एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किस डेटा टाइप का है, किस टाइप का है, वो आपको यहाँ पे टाइप कमांड प्रिंट करके देगा। टाइप हो गया। नेक्स्ट है आईडी। आईडी क्या देता है, मेमोरी लोकेशन। आईडी क्या देता है, मेमोरी लोकेशन। अब मुझे इन सब की टाइप की जगह मेमोरी लोकेशन जाननी है, तो मैं एक बड़ा सा कर्सर ले लेता हूँ, डिलीट आईडी,
आईडी। अब ये आईडी क्या करता है, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस बताता है। ये सब क्या है, इसकी मेमोरी एड्रेस है। तो ये जनरली हम क्या देखने के लिए करते हैं, हमें वैल्यू से कुछ पता नहीं चलता है, बट ये जानने के लिए करते हैं क्या सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड है या अलग अलग मेमोरी पे सेव्ड है। मतलब दो जगह पे स्टोर्ड है या दो जगह में या फिर सेम जगह पे स्टोर है। तो मेमोरी लोकेशन अगर सेम है दैट मीन्स कि वो सेम लोकेशन पे स्टोर्ड है, और अलग अलग है मीन्स अलग अलग है। अगर मैं दो बार लिखता हूँ, जैसे कि एग्जांपल इसका मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू भी 5 होगा। मगर मैं बोलता हूँ पाइथन को, अगर मैं दोनों की आईडी प्रिंट करता हूँ तो आपको एक चीज़ दिखेगी, देखिए आईडी ऑफ a एंड आईडी ऑफ b। हमने दो वेरिएबल अलग अलग स्टोर करे हैं लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। पाइथन इसको दो जगह पे स्टोर नहीं करेगा, पाइथन इसको सेम लोकेशन पे स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ, अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे सेम एड्रेस बता रहा है। दैट मीन्स इसको दो जगह पे स्टोर नहीं करा उसने, एक ही जगह पे स्टोर करा, क्योंकि वैल्यू अलग अलग है, बस नाम दो अलग अलग कर दिया उसने, कॉपी बना के नाम अलग अलग कर दिया। लेकिन अगर इसकी वैल्यू अलग होती तो ये अलग जगह पे स्टोर करता। अब आप देखो लोकेशन चेंज हो गया। तो अगर वैल्यू आइडेंटिकल है तो पाइथन दो जगह पे स्टोर नहीं करेगा, उसे मेमोरी का वेस्टेज होगा, इसलिए पाइथन क्या करता है, उसको सेम लोकेशन पे स्टोर कर देता है। सिमिलरली अगर डेसिमल में भी है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, 5.5 मतलब फ्लोट भी है तब भी वो सेम में स्टोर करता है। लेकिन अगर मैं इसको अब लिस्ट बना दूँ, डेटा कंटेनर्स है, तब ये अलग लोकेशन पे स्टोर करेगा। इवन इफ वैल्यूज़ आर आइडेंटिकल, अगर दोनों लिस्ट हैं मतलब कंटेनर्स में से कोई भी कंटेनर है तो ये अलग लोकेशन पे सेव करता है। और अगर वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू का, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप का हो, तब वो सेम लोकेशन पे स्टोर करता है। तो ये बात आप समझें। इस चीज़ की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे लोकेशन कहाँ पे, आईडी कमांड को यूज़ करके। तो आईडी कमांड बेसिकली क्या देता है, आप इसको अगर फेच करें तो ये मेमोरी एड्रेस देता है। ठीक है, सी पाइथन यूजेस द ऑब्जेक्ट्स मेमोरी एड्रेस। तो ये बेसिकली आइडेंटिफायर है जो कि मेमोरी एड्रेस बताता है कि कहाँ पे स्टोर्ड है, इसकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट क्या है, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, आपको लेंथ बताता है। लेंथ फंक्शन, जैसे कि मान लो मैं इस लिस्ट को एक्सटेंड कर देता हूँ। लेंथ फंक्शन कंटेनर का, बेसिकली कंटेनर का ही हमें लेंथ भी जानना होगा। अगर एक वेरिएबल है तो कोई उसकी ज़रूरत तो नहीं हो, तो वैसे भी एक है। लेकिन अगर डेटा कंटेनर है कोई, तो लेन फंक्शन उसके लेंथ को बता देगा। लेन फंक्शन ए। तो इटरेबल, देखो लेन फंक्शन को क्या क्या चाहिए पहले तो वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट चाहिए, रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर में टोटल कितने आइटम है, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे लिस्ट हो, या सेट हो, या टपल हो, फर्क नहीं पड़ता। ये उसकी लेंथ को बताता है आइटम वाइज काउंट करके, 1 2 3। तो ये 3 प्रिंट करेगा यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो। अब ये यहाँ पे बता रहा है 4, मतलब 4 है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 आइटम है तो टाइप 4 आइटम बता रहा है। याद रहे यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं बताता, ये आपको ये बता रहा है कि 4 आइटम कौन कौन, मतलब टोटल आइटम कितने हैं। तो 4 आइटम है, 2 3 और 4, तो 4 आइटम। लेंथ फंक्शन ये बताता है कि टोटल लेंथ कितनी है। अब मान लो यहाँ पे एक डिक्शनरी भी बनाते हैं हम लोग, dict1। तो ये डिक्शनरी की लेंथ भी प्रिंट करके देगा। मान लो जैसे बनाते हैं एक नेम नाम से, और एक एज नाम से। अब अगर मैं dict1, तो ये बता रहा है 2, मतलब ये टोटल कितने कीज वैल्यूज़ पेयर है, पेयर की लेंथ बताता है। ठीक है, ये dict1 में लेंथ फंक्शन किसका बता रहा है, की वैल्यू पेयर्स कितने हैं। अब अगर आपको इसमें से किसी एक का करना है, मान लो किसी एज का आपको जानना है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि इस की वैल्यू की जो की जो वैल्यूज़ है उसकी लेंथ कितनी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये लेंथ फंक्शन टोटल लेंथ बताता है इटरेबल ऑब्जेक्ट का, मतलब कंटेनर का। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट है हमारा, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग आपस में कैसे करते हैं। मतलब टाइप कास्टिंग का मीनिंग हो गया कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, या फिर एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 2.9 है, c इज इक्वल टू राम है, d इज इक्वल टू ट्रू है,
मैंने सब एक बार क्रिएट कर दिए हैं, कंटेनर्स भी और डेटा भी। अब मैं इसको एक दूसरे में कास्ट कर सकता हूँ अगर पॉसिबल है तो। अगर मैं ए का देखूँ डेटा टाइप तो ये बताएगा इंटीजर, बी बताएगा फ्लोट, सी बताएगा स्ट्रिंग, डी बताएगा बुलियन, ई बताएगा नन टाइप, एफ बताएगा लिस्ट, जी बताएगा टपल एंड एच बताएगा सेट। अब मैं आपस में एक दूसरे को मतलब इनको आपस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली कंटेनर्स को भी आपस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। याद रहे मैं किसी चीज़ को टपल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, हाँ टपल को मैं कन्वर्ट जरूर कर सकता हूँ किसी और डेटा कंटेनर्स में, ठीक है। अब मैं पहले तो इनको बताता हूँ कि इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इन सब चीज़ों को अलग अलग लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी इज़ इक्वल टू 5 कॉमा 2.9 कॉमा, बोथ आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो 3 लाइन बर्बाद करने के बजाय आप ऐसे भी लिखोगे तो भी ए को 5 असाइन हो जाएगा, बी को 2.9 असाइन हो जाएगा, सी को राम असाइन हो जाएगा, ठीक है। बोथ आर आइडेंटिकल। अब अगर मैं उसी को ऊपर वाले को ही रहने देता हूँ ताकि थोड़ा आपको पिक्चर क्लियर रहे। अब ए अगर अभी इंट है तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ए इज़ इक्वल टू, मुझे इसको फ्लोट बनाना है, फ्लोट ए। अब ये 5.0 हो गया। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ ए को, और यही चीज़ मैं कन्वर्ट करने से पहले भी प्रिंट करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। पहले ये इंटीजर था, बाद में ये फ्लोट बन गया। अगर मैं इसकी टाइप को भी प्रिंट कर दूं तो आप यहाँ पे टाइप भी देख सकते हो, टाइप और टाइप। तो ये इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे आप कमांड लिख देता हूँ किस किस को कन्वर्ट करने के लिए। क्या एक तो होता है इंटीजर के लिए इंट, फ्लोट के लिए फ्लोट, और बुलियन के लिए बुल कमांड है, और नन के लिए कोई वो नहीं है, आप नन के लिए कमांड नहीं होता, मतलब ये डेटा टाइप्स आपस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नन के लिए कोई कमांड नहीं है कि आप नन में कन्वर्ट करना चाहो तो डायरेक्टली आप नन को उसको असाइन कर दो, नन तो हो जाएगा। ये है डेटा को सिंगल डेटा को कन्वर्ट करने के लिए दूसरे में। सिमिलरली कंटेनर्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कंटेनर्स के लिए क्या है, लिस्ट, तो लिस्ट के लिए लिस्ट ही है, और डिक्शनरी के लिए डिक्ट है, सेट के लिए सेट। तो ये आपस में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं एफ यहाँ पे एक, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर देता हूँ, और मैं इसको टपल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं इसको सेट में ज़रूर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो एफ को मैं सेट में कन्वर्ट करता हूँ, एफ इज़ इक्वल टू सेट एफ, और फिर से मैं प्रिंट करता हूँ एफ को। अब मैं इसका टाइप अगर देखूँ तो आप दोनों जगह देख सकते हो, यहाँ पे टाइप था तो मैंने इसको टाइप कास्टिंग कर दी। तो इस तरह से आप टाइप कास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। पहले ये लिस्ट था, बाद में सेट बन गया। पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। सिमिलरली आप सेट को भी लिस्ट लिख के लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली, आप डायरेक्टली इन कमांड्स का यूज़ करके टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। डेटा कंटेनर्स को भी एक दूसरे में आपस में कर सकते हैं, और सिमिलरली डेटा वेरिएबल्स को भी आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर ये, मैं बाकी को मिटा देता हूँ। अगर राम है तो मैं राम को अगर कन्वर्ट करना चाहूँ इनमें से किसी में, फ्लोट में या डिक्शनरी में, वो लिस्ट इंटीजर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर c इज़ इक्वल टू फ्लोट लिखता हूँ मैं, फ्लोट c, तो ये एरर थ्रो करेगा। अब अगर मैं प्रिंट c करूँगा तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए इसका न्यूमेरिक होना ज़रूरी है, राम को कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसकी जगह 10 लिखा होता गलती से, अगर ये पहले से न्यूमेरिक होता, भले ही वो स्ट्रिंग है, लेकिन अगर न्यूमेरिक है तो वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ आप देखो, ये फ़ायदा है पाइथन में कि अगर पॉसिबल होगा तो कर देगा, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो मना कर देगा। तो ये नहीं है कि ज़रूरी कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी है तो उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो कर देगा 100%, अगर नहीं है तो मना कर देगा आपको, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसका टाइप कास्टिंग का। नेक्स्ट देखते हैं,
लिस्ट कॉम्प्रिहेंसन का यूज़ बहुत ही वाइडली किया जाता है। मान लो मुझे एक लिस्ट बनाया मैंने, एक लिस्ट है, कुछ भी वैल्यू है, मुझे इसके स्क्वायर चाहिए, सबकी स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जनरलाइज्ड फॉर्मेट क्या है, मैं एक एम्प्टी लिस्ट करूँगा और इसको मैं एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे जनरेट करूँगा। फिर इसको फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर आई इन लिस्ट, और फिर स्क्वायर लिस्ट में अपेंड करता चला जाऊँगा, क्या, डॉट अपेंड जो आई है, आई का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो स्क्वायर लिस्ट कंटेन कर रहा होगा स्क्वायर का। सिंपल सी बात है। तो ये जनरलाइज्ड तरीका है, ये स्क्वायर है इसका। लेकिन मैं इसी काम को इसके शॉर्टकट में कर सकता था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। ये इसको आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्टी लिस्ट प्लस अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही चीज़ इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करके दिखाता हूँ। अगर मैं 1 के नाम से इसको सेव कर दूँ तो इसको वही लूप लिखेंगे, फॉर आई इन लिस्ट। अब जो यहाँ पे आई रिटर्न करेगा वो आई यहाँ पे आ जाएगा, आई स्क्वायर मुझे रिटर्न करवाना है तो आई स्क्वायर। अब आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो सेम काम आप देख सकते हो एक लाइन में हो गया। ये सेम काम देखो, आप दोनों चीज़ प्रिंट कर रहा है। तो जो आपने ये 3 लाइन में किया वो काम इसने एक लाइन में कर दिया। ठीक है, तो ये बेनिफिट है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। इसको लिखते कैसे हैं, लूप रहेगा यहाँ पे और जो ये रिटर्न करेगा जो वैल्यू, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी। तो पहले आपको लिखना है कि जो आई रिटर्न करेगा उसका आप क्या करना चाहते हैं, मतलब ये अपेंड करना है तो अपेंड की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिस्ट के अंदर ही है। और यहाँ पे आप उसकी ऑपरेशंस को लिख दें। अब ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन डिक्शनरी में भी वर्क करता है, टपल में भी वर्क करता है। मालूम मैं इसको टपल बना दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेट बना दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जनरेटर ऑब्जेक्ट जो है उसकी लोकेशन बता रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको टपल में कन्वर्ट कर रखा है इसलिए। अगर मैं इसको सेट बनाता हूँ तो ये सेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये टाइप जो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सेट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इफ़ और एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं। इफ़ और एल्स कंडीशन भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लगा सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए मुझे इसमें इवन ऑड फाइंड करना है, इवन ऑड फाइंड करना है कि इवन ऑड फाइंड करो, इफ़ कंडीशन आएगा। तो मैं इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में डेटा के नाम से स्टोर कर देता हूँ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर मैं इफ़ और एल्स दोनों लगा सकता हूँ। तो पहले मुझे ट्रू वाले की रिजल्ट वाली वैल्यू देनी है, तो मैं इवन चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया इवन। अब इसके बाद कंडीशन लिखनी है, इफ़ क्या, अगर मैं डेटा को आई से उठाता हूँ, इफ़ आई, अब कैसे इवन चेक करते हैं, मॉडुलस कितना हो, 0 हो, किससे, 2 से डिवाइड करने के बाद 0 हो। एल्स, और एल्स की यहाँ पे कंडीशन देनी है, तो एल्स की कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। एल्स की कंडीशन आगे लिखनी होती है इसके, जैसे इफ़ के लिए हमने क्या किया, इफ़ को पहले कंडीशन लिखा और एल्स की कंडीशन इसके बाद लिखनी है। तो यहाँ पे एल्स में क्या आएगा, एल्स में कंडीशन आप देखिए, एल्स में हम मुझे इवन चाहिए तो यहाँ पे ऑड लिखूँगा मैं, ऑड फॉर आई इन लिस्ट। अब ये क्या करेगा, पहले तो इसको इटरेट करेगा, इटरेट कर रहा है, इस आइटम को आई की टेम्प्रेरी वेरिएबल मिलेगा, आई देखेगा कि क्या ये हो रहा है, अगर ये होगा तो इवन स्टोर कर देगा, अगर ये नहीं होगा तो ऑड स्टोर कर देगा। अब इस प्रिंट डेटा को करेंगे तो आप देख सकते हो हर एक वैल्यू के सामने इवन ऑड चेकिंग क्या डेटा आ जाएगा। तो पहला वाला ऑड है, दूसरा वाला इवन है, ऑड इवन ऑड ऑड ऑड, इस तरीके से वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आप इफ़ और एल्स कंडीशन भी डाल सकते हैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जो यहाँ से जो वैल्यू 1 आ रहा था उसको आप 2 टुकड़े में आपने बांट दिया कि अगर ये आ रहा है, आई की वैल्यू ये आ रहा है तो इफ़ में ये हो जाए, और एल्स कंडीशन में रिजल्ट इसके बाद में लिख देना, काम हो गया। तो ये हो गया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसके पैरामीटर मैंने बता दिया। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेने में काम आता है। अब मैं कोई डेटा खुद नहीं इनपुट करना चाहता, यूज़र से मुझे इनपुट लेना है और इसको मुझे num1 के नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र को बोल सकता हूँ एंटर द
फर्स्ट नंबर। अब मैंने यहाँ पे स्लैश लाइन लगा दिया नए लाइन में एंटर करवाने के लिए। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यूज़र से एक इनपुट आएगा, तो आप यूज़र से इनपुट ले पाएंगे। तो ये एंटर द नंबर पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 10, तो नई लाइन करेक्टर में जैसे मैंने 10 डाला, अब एंटर दबाया तो आप num1 में ये स्टोर हो गया। अगर मैं प्रिंट करता तो प्रिंट num1 बताता कि ये 10 स्टोर हो गया। अब जो भी एंटर करेंगे वो यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा। मान लो मैंने 45 एंटर किया तो 45 ए वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया num1 वेरिएबल। जब भी यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो यूज़र पे डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया इस केस में। तो यूज़र जो भी एंटर करेगा वो वैल्यू असाइन हो जाएगी इसको num1 को, तो इसको बोलते हैं यूज़र इनपुट। लेकिन ये क्या है, अगर मैं इसकी टाइप को प्रिंट करना चाहूँ तो आप देखें इसकी टाइप को, ये टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग है। इवन इफ मैंने यहाँ पे क्या एंटर किया न्यूमेरिक वैल्यू, ये स्ट्रिंग में होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, मान लो मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, यूज़र से मैं 2 नंबर पूछूंगा num1 num2 और दोनों को ऐड करके अगर मैं मुझे भेजना है, तो इस केस में आपको टाइप कास्टिंग पहले करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको sum1 मतलब num1 प्लस num2 कर दूंगा सीधा, तो ये गलत बोलेगा num1 प्लस num2, क्योंकि स्ट्रिंग अगर मैं इसको रिटर्न प्रिंट भी कर दूँ sum1 तो ये क्या प्रिंट करेगा, 2 स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, मतलब आपस में कॉन्कैटिनेट कर देगा बिना स्पेस के, वही है रह जाएगा बस। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 15 डाला और यहाँ पे 20 डाला, तो ये 15 के ऊपर कॉन्कैटिनेट कर दिया, अपेंड कर दिया 20 को, ये इसने ऐड नहीं की। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपस में अगर हम प्लस करते हैं तो कॉन्कैटिनेट हो जाता है, ऐड नहीं होता। तो मुझे इसको न्यूमेरिक वैल्यू में, न्यूमेरिक में टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। और न्यूमेरिक में टाइप कास्टिंग के लिए मुझे पता है कि मैं यहाँ पे इंट लगा दूंगा, पहले यहीं पे लगा दो या बाद में भी लगाओ, इट्स अप टू यू। तो बट मुझे एक लाइन बर्बाद नहीं करनी है, तो उसके लिए मैं यहीं पे लिख दे दूंगा इंट। ठीक है, अब ये अगर आप एंटर करोगे 2 नंबर को तो ये ऐड करके आपको आंसर देगा 15 प्लस 56, तो ये आंसर दे रहा है 71। अगर नंबर इंटीजर में ही एंटर करवाना है तो, अगर फ्लोट में करवाना है तो आप यहाँ फ्लोट दे दो, तो हमेशा ये चाहे वो डेसिमल में भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपको इस तरह से कन्वर्ट करके आंसर देगा। जैसे मान लो 18.0, मैं 18 ही भी लिखता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐड करके आपको हर हमेशा ही आंसर देगा। ठीक है, तो ये है यूज़र इनपुट। बस इसमें यही ध्यान रखना है, यूज़र से जो इनपुट आएगा वो आएगा कैसे, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। दूसरा है लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन। लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन के लिए सिंपल सा कमांड है, आप पावर सेल, टर्मिनल कहीं भी जाएं, यहाँ पे आप अगर लिखते हो पिप इंस्टॉल तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करता है। अब कमांड पहले तो इसको आपको चेक कर लेना है कि पाइथन सिस्टम वेरिएबल में ऐड है कि नहीं। अगर मैं पाइथन लिख के एंटर मारूंगा और अगर ये शो कर रहा है वर्जन, मतलब पाइथन सिस्टम वेरिएबल में एडेड है। सिस्टम वेरिएबल का मीन्स हो गया कि सिस्टम वेरिएबल का मीन हो गया यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड है कि नहीं है। तो जब आप पाथ पे क्लिक करोगे तो अगर यहाँ पे वो एडेड है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो सिस्टम वेरिएबल में एडेड है। अगर यहाँ पे नहीं है दैट मीन्स कि वो ऐड नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप, पाइथन और पाइथन के स्क्रिप्ट्स दोनों एडेड है। ठीक है, तो ये सिस्टम वेरिएबल में ऐड होने का मतलब ये होता है कि पाथ वेरिएबल में एडेड है। तो हम लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन में क्या है नेक्स्ट, कि अगर पाइथन यहाँ पे ऐड है तो आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, सिंपल पिप इंस्टॉल। तो पिप इंस्टॉल क्या करता है कि अब रेडी है किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए, इसके बाद आप लाइब्रेरी का नाम दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ numpy, तो numpy को अभी इंस्टॉल कर देगा। अगर इंस्टॉल्ड है तो बोलेगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अदरवाइज इंस्टॉल कर देगा। अगर मुझे सारी लाइब्रेरी देखनी है कौन सी इंस्टॉल्ड है तो पिप लिस्ट करूँगा तो ये वर्जन के साथ आपको दिखाना शुरू कर देगा। अभी जितनी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है बता रहा है और कौन कौन सा वर्जन अभी मेरी सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो बता रहा है। तो ये पिप कमांड है। अगर आपको किसी को अपग्रेड करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, पिप इंस्टॉल -- अपग्रेड, अपग्रेड और numpy, मतलब मॉड्यूल का नाम। ठीक है, इस तरह से आप अपग्रेड कर सकते हैं उसको लेटेस्ट वर्जन में। तो ये बोलेगा ऑलरेडी लेटेस्ट है, देख लेगा, अगर लेटेस्ट होगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको अपग्रेड कर देगा। तो अपग्रेड कमांड क्या करता है, उसको लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड कर देता है। दूसरा एक है आपको अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और है एक तरीका इसमें, और एक क्या रह गया,
बहुत सारे मॉड्यूल्स मतलब बहुत सारे लाइब्रेरीज आपको एक साथ इंस्टॉल करने हैं, आप वो भी कर सकते हैं स्पेस लगा लगा के। मान लो मुझे 4 लाइब्रेरी इंस्टॉल करने हैं तो 4 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। पिप इंस्टॉल आप ऐसे करके लिख सकते हो, numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, इस तरीके से आप टाइप करेंगे तो ये सब सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे स्पेस लगा लगा के सारे लाइब्रेरी का नेम लिखना है, ठीक है। requirement.txt से भी पास कर सकते हो, बट यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, जैसे 4-5 है मान लो, बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास लाइब्रेरी, तो आप स्पेस लगा के भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप requirement.txt एक फाइल बना लीजिए, उससे पास कर दीजिए इसको, तो वहाँ से भी इंस्टॉल कर देगा। तो ये था लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन के बारे में। लोकल एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट वेरिएबल। लोकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि मशीन में आप वर्क करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है, इन्वायरमेंट आप टेम्पररी वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के मैं किसी और वीडियो में आपको ये करके दिखाऊंगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए लोकल में आप लोकली इंटरप्रेटर को यूज़ करते हो, सारे लाइब्रेरी का आप यूज़ कर सकते हैं जो अपने आप में इंस्टॉल्ड है। लेकिन जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहे हो, दैट मीन्स आप एक सेपरेट इन्वायरमेंट बना रहे हो जिसमें सिर्फ आपको एक पाइथन की कॉपी मिल रही है यूज़ करने के लिए, बाकी सारे लाइब्रेरीज आपको खुद इंस्टॉल करने पड़ेंगे दोबारा से। और हम तब करते हैं जो कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसके लिए स्पेसिफिक मुझे कुछ लाइब्रेरी की ज़रूरत है, बाकी नॉर्मली मैं उसको यूज़ नहीं करता। तो इन दैट केस वी विल प्रेफर और सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट, उस केस में हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, कोई एक लिस्ट है, ये कोई लिस्ट है। इन्यूमरेट फंक्शन क्या करेगा, जब आप इटरेट करेंगे इसको, तो इटरेट करते वक्त में आप दो तरीके से कर सकते हैं, इंडेक्स वाइज और इसकी आइटम वाइज। तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ एक साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब दोनों दो तरह का लूप आप एक में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग इन्यूमरेट फंक्शन। फॉर इंडेक्स, मैं नाम से क्लियर सेव कर देता हूँ, इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन इन्यूमरेट लिस्ट। तो यहाँ पे दो इनपुट आएगा, एक तो आएगा इंडेक्स, इंडेक्स कॉमा लगा देता हूँ वैल्यू। अब ये दो चीज़ को प्रिंट करेगा, इंडेक्स भी और वैल्यू भी। अगर मैं बीच में कॉमा सेपरेटर लगा दूँ, कॉमा सेपरेटर लगाता हूँ। अब इंडेक्स वैल्यू क्या करेगा, अभी इंडेक्स जैसे 0 पे 1 है तो 0 पहले इंडेक्स प्रिंट करेगा 0, फिर प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू, फिर प्रिंट करेगा इंडेक्स 1, फिर प्रिंट करेगा 8। इस तरीके से दोनों को सेपरेट सेपरेट कर देगा। देखिए यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 8 है, तो यहाँ पे इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, दो तरह से लूप, इंडेक्स वाइज और वैल्यू वाइज, दो तरह का लूप एक में कंपाइल करके चलाता है। बट इसमें क्या ज़रूरत है, एक क्या होना चाहिए, हाँ इसको आप लिस्ट की जगह स्ट्रिंग होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे लिस्ट की जगह स्ट्रिंग कोई डाल दिया आपने, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं। रमेश, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं आप, तो ऐसे भी ये काम कर देगा। अब यहाँ पे इंडेक्स वाइज लेटर को अलग अलग कर दिया, 0 पे R है, 1 पे A है, इस तरह से भी अलग अलग कर दिया। तो स्ट्रिंग को भी बाइफरगेट करना है आपको, यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी चाहिए और उसकी वैल्यू भी चाहिए, दो लूप आपको एडिशनली चलाने की ज़रूरत नहीं है, इन्यूमरेट फंक्शन ये काम करके देगा। नेक्स्ट है जिप फंक्शन, मैप फंक्शन, लेमडा फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है, जिप फंक्शन, अगर मान लो ये लिस्ट है और एक दूसरी लिस्ट है, लिस्ट और लिस्ट 1, मान लो इसकी वैल्यू में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब मुझे इन दोनों लिस्ट को ऐड करना है, दोनों लिस्ट को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं जिप कमांड यूज़ कर सकता हूँ। मुझे दो बार अलग अलग मुझे दोनों लिस्ट की सेम आइटम चाहिए, तो मैं वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ हर एक की इंडेक्सिंग करके, बट दोनों लिस्ट को जिप भी कर सकता हूँ। फॉर I, J लिख देता हूँ इन जिप। जिप में अब दोनों लिस्ट एक में कंपाइल होगी, लिस्ट और लिस्ट 1। तो I में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, लिस्ट 1 की जो वैल्यूज़ होगी इटरेशन में वो, और J में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, लिस्ट 1 में जो डेटा है वो। अब मैं इसको प्रिंट करता जाऊँगा I + J। प्रिंट करने में क्या होगा, अब ये जो प्रिंट करेगा हमें वो दोनों का सम प्रिंट करता चला जाएगा। चाहो तो मैं इसको लिस्ट में स्टोर भी कर सकता हूँ किसी लिस्ट में। देखिए 11, तो ये 10 + 11 89, तो ये क्या कर रहा है, दोनों लिस्ट में से एक एक वैल्यू उठा रहा है और दोनों को ऐड कर रहा है। तो इसको आप नई लिस्ट बना के लिस्ट सम के नाम से सेव कर देते हैं,
लिस्ट सम इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, लिस्ट सम इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, और lst लिस्ट सम डॉट अपेंड i प्लस जे। और अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, प्रिंट लिस्ट सम, तो अब आप देखोगे कि लिस्ट में सम वैल्यू अपेंड हो गई है। ठीक है, ये वैल्यू सम वाली वैल्यू है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी मैं इसको सिंपली कर सकता था, बहुत आसान था। लिस्ट सम 1 के नाम से अगर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में करता तो कैसे आता, फॉर i कॉमा जे इन जिप, इन जिप लिस्ट में और लिस्ट 1 में। यहाँ पे मुझे i प्लस जे करना है तो यहाँ पे i प्लस जे लिख दूंगा, और अब इसको मैं रन करूँगा तो आपका ये प्रिंट भी कर देते हैं। अब यही काम ये भी करके दे देगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ऐसे भी हम मतलब जिप कमांड का यूज़ करते हैं बहुत सारे लिस्ट को कंपाइल करने का। आप जिप कमांड पे जब देखोगे इसकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, तो क्रिएट एंड रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, एक क्रिएट करता है और रिटर्न भी करता है न्यू ऑब्जेक्ट को जिप करके, जिप फाइल जैसे बनाते हैं ना वैसे ही जिप कमांड हो गया। नेक्स्ट है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है, मैप रह गया और कौन सा है, मैप और लेमडा। तो मैप फंक्शन पहले डिस्कस करते हैं। मैप फंक्शन लूप के यूजेस को कम करता है। मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ सबको। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड है, और एक फंक्शन मैंने बनाया जो कि स्क्वायर कर देता है, एक्स लेता है, एक्स को लेता है और जो भी आप वैल्यू उसको पास करोगे उसकी रिटर्न कर देता है वैल्यू स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पूरी लिस्ट को एक बार मैं अगर पास करूँगा तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो मुझे क्या करना है, एक एक एलिमेंट को अगर मैं पूरी लिस्ट को यहाँ पे पास करता हूँ, तो अगर मैं लिस्ट पास कर दूँगा तो ये एरर बोल रहा है। एरर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एक वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकता। ये क्या कह रहा है, डज नॉट हैव एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट पावर। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट को ये पावर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मुझे लिस्ट नहीं पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे एक वैल्यू पास करनी है। तो एक वैल्यू के लिए या तो मुझे लूप यूज़ करना पड़ेगा, फॉर आई इन लिस्ट लिखूँगा और अब आई को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बार बार नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे आप मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट इज़ इक्वल टू मैप फंक्शन में अगर यूज़ करता हूँ तो मैप में आप दोनों चीज़ें पास कर सकते हैं। पहले तो f, अब मैप फंक्शन क्या क्या लेता है पहले तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैप फंक्शन क्या करता है और क्या लेता है, कह रहा है कि मेक्स एन इटरेटर दैट कंप्यूट्स द फंक्शन यूजिंग आर्गुमेंट फ्रॉम द ईच ऑफ द इटरेबल, स्टॉप्स व्हेन द सॉर्टेड इटरेबल इज एग्जॉस्टेड। पहले इसको क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, फिर चाहिए इटरेबल। तो फंक्शन हमारा f है, फिर चाहिए हमें जो आइटम पास करनी है मतलब लिस्ट। और इस सबको मैं अगर एक लिस्ट में स्टोर कर दूं, लिस्ट में कन्वर्ट करके, और फिर ये सिर्फ रिटर्न करता है, इसलिए मुझे लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा और इस रिजल्ट को मैं प्रिंट कर दूंगा। अब ये बिना लूप के भी ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्क्वायर कर करके दे रहा है, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो मैप फंक्शन ने क्या किया, लूप की कंडीशन को बचा दिया। हमें लूप करने की ज़रूरत नहीं है, सेम काम को बार बार बिना लूप के कर सकता है। तो इसको आप मैप कर सकते हो, फंक्शन को मैप कर दिया हमने और डेटा को मैप कर दिया। तो अब ये एक एक करके आएगा, यहाँ से उठाया, ऐप में डाला, फिर उसको यूज़ किया, फिर वैल्यू जो आई उसको लिस्ट में डालता गया, मतलब जो भी वैल्यू आई उसको लिस्ट में कन्वर्ट करता चला गया। अगर मैं ये लिस्ट ना करता तब देखो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो ऑब्जेक्ट को आपको कन्वर्ट करना ज़रूरी है आपको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करा। ठीक है, ये था मैप फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट है लेमडा। लेमडा फंक्शन क्या करता है, जब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ये जो फंक्शन बनाया स्क्वायर का, तो अगर छोटा सा फंक्शन हो, कोई एक ही वैल्यू रिटर्न कर रही हो, तो हमें पूरी फंक्शन ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको सिंपल सा ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर नंबर कि नंबर का स्क्वायर करता है, और इसका जो कीवर्ड है वो है लेमडा, लेमडा और एक्सप्रेशन जो ये
लेगा, फिर कॉलन और फिर वैल्यू। इस तरीके से हम एक ही लाइन में इस पूरे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अगर मुझे इसको बार बार नहीं यूज़ करना है मैं तभी ऐसा बनाऊंगा। अगर ये कब यूज़फुल है, जब बार बार मुझे इस एफ फंक्शन को कॉल करना है। अब इसको भी कॉल कर सकते हैं बट इसके इस पे एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही है, तो अगर एक एक्सप्रेशन हो तो इन दैट केस वी कैन यूज़ दिस लैम्डा फंक्शन। अब अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो हमारा काम अभी भी वही होगा। स्क्वायर सम को मैंने कॉल किया, इसमें मैंने वैल्यू पास कर दी, मान लो मैं 5 वैल्यू पास करता हूँ, एक वैल्यू मैंने मैनुअली पास कर दी और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, स्क्वायर सम सिंपली इसको 5 पास करेगा, लेमडा को यहाँ पे x गया, फिर ये x स्क्वायर इसको इवेलुएट करेगा, फिर आपको रिटर्न कर देगा। रिटर्न तो कर रखा है तो हमें प्रिंट करना है उसकी वैल्यू को, तो प्रिंट किया तो मैंने 25। तो इस तरीके से लेमडा फंक्शन है कि वन लाइन अगर एक्सप्रेशन हो फंक्शन का तो आप वन लाइन एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लेमडा फंक्शन। रेंज फंक्शन बेसिकली हम लूप में यूज़ करते हैं। ले फंक्शन जैसे फॉर आई इन रेंज, अब यहाँ पे 3 वैल्यू चाहिए रेंज को, लोअर, हायर, स्टार्ट, स्टॉप एंड बीच की गैप। अब देखो स्टार्ट में मान लो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, सिर्फ अपर वैल्यू आपको डिफाइन करने की ज़रूरत है, बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है इस फंक्शन के। तो मान लो मुझे अगर 0 से स्टार्ट करनी है तो मुझे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 से स्टार्ट करनी है, अगर मैं लिखूँगा 100 तो ये सिर्फ अपर वैल्यू को जाएगा। और अगर प्रिंट आई करता हूँ तो सिंपल सा ये 0 से लेके लास्ट वाले को काउंट नहीं करता, 99 तक प्रिंट कर देगा, 0 से लेकर 99 तक प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको आप देखो इस केस में इसने 0 से स्टार्ट कर रखा होगा, 0 से। अगर मैं लोअर वैल्यू डिफाइन कर देता 5, अब ये 5 से 99 तक जाएगा, 0 से नहीं। अब देखो ये कहाँ से जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो लोअर वैल्यू। तीसरा आता है स्टेप साइज, मतलब कितने की गैप में, अभी जैसे 5 और 6 कर रहा है, अगर मैं 2 लिख दूंगा तो एक एक गैप करके करेगा प्रिंट। अब देखो 5 के बाद 7, तो ये गैप भी आप डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्टेप साइज है और इनिशियल वैल्यू है सेट होती है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, तो इनिशियल वैल्यू 0 पे सेट होती है और फाइनल मतलब स्टेप साइज जो है 1 पे सेट होती है। अगर आप वो नहीं डिफाइन करते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेगा, अगर आप एक्सप्लिसिट डिफाइन करते हैं तो उसको यूज़ करेगा। और ये इटरेटर है, मतलब एक तरह से एक एक बार एक वैल्यू पास करता है फॉर लूप को। तो रेंज फंक्शन का जनरली यूज़ हम लूप में करते हैं ऐसे, रेंज फंक्शन डिफाइन करने के लिए, एक एक वैल्यू पास करने के लिए। सॉर्टेड क्या करता है, लिस्ट बनाया हमने एक जिसमें कि वैल्यू है कुछ, इसमें ऐसे बनाया हमने। सिमिलरली एक लिस्ट 1 बनाया जिसमें कि मैं अल्फ़ाबेट को डिफाइन करता हूँ, एप्पल, बनाना, कैट, मैंगो, और बॉल। इस तरह से बनाया हमने, एक स्ट्रिंग भी बना लिया, मतलब लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी डाल दिया। सॉर्टेड क्या करता है, प्रिंट सॉर्टेड। अब सॉर्टेड के अंदर क्या चाहिए, इटरेबल ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग ऑल आइटम्स फ्रॉम द इटरेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो लिस्ट है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वैल्यू को भी असेंडिंग ऑर्डर में देगा, अगर अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेटिकली भी उसको करके देगा आपको। जैसे कि मैं सॉर्टेड अगर LST करता हूँ और सॉर्टेड अगर LST1 भी करता हूँ तो दोनों को सॉर्ट करके प्रिंट कर देगा। तो सॉर्टेड फंक्शन कुछ नहीं करता है, सिंपली वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लगा के आपको रिटर्न कर देता है, एप्पल, बॉल, बनाना, कैट, मैंगो, ठीक है। बॉल को इसने क्या किया, यहाँ से उठा के बनाना से पहले डाल दिया, क्योंकि बनाना से पहले आएगा यहाँ पे L, बॉल। तो अल्फ़ाबेटिकली सिर्फ डिक्शनरी की तरह करता है, ऐसा नहीं कि B को सिर्फ देख रहा है, इसने A को भी देखा और L और N को भी कंपेयर किया, तो पता चला कि बॉल पहले आएगा बनाना से। तो सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट कर देता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं आप इसको। अगर सॉर्टेड में एक पैरामीटर होता है रिवर्स, अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये उल्टा कर देगा। अब देखो आप इस केस में क्या, केस ने
डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो रिवर्स इजिकल टू ट्रू कर देंगे तो ये उल्टा भी कर सकता है और डिसेंडिंग भी कर सकता है, और असेंडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट करता ही करता है। तो आप इसको दोनों तरीके से सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। याद रहे ये इटरेबल ऑब्जेक्ट लेता है और दोनों को कर सकता है, मतलब अल्फ़ाबेट को भी कर सकता है और न्यूमेरिक को भी कर सकता है। लास्ट है लोकल और ग्लोबल। लोकल और ग्लोबल कहाँ पे यूज़ होता है? फंक्शन के अंदर। मान लेते हैं कि एक फंक्शन हमने x इक्वल टू 5 लिखा और यही वेरिएबल मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको एम्प्टी रखते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे भी मैंने उसको डिफाइन कर दिया और मैं यहाँ पे मैंने वैल्यू 10 डाला। अब मैं अगर इसको कॉल भी करता हूँ, अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ x को, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, दोनों में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बाहर डिफाइन कर रखा है उसका स्पेस क्या है। यहाँ पे बाहर जो डिफाइंड है वो ग्लोबल है, कोई भी फंक्शन उसको यूज़ कर सकता है पूरे कोड में, लेकिन ये x सिर्फ और सिर्फ ये f फंक्शन ही यूज़ कर सकता है और कोई नहीं। तो इसलिए इसको लोकल फंक्शन वेरिएबल बोलते हैं और इसको ग्लोबल बोलते हैं। अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ, दोनों प्रिंट करता हूँ x, तो चाहे मैंने फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 10 कर दी, ये ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ लोकल, इसकी स्कोप जो है लोकल है, जिसको बोलते हैं स्कोप डिफाइन करना। इस x की स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर ये x इक्वल टू 5 है। अगर मैं दोनों को प्रिंट करूँ तो आप आंसर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रिंट x किया तो ये 10 प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करा है इसको। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर ये इवन इफ बाहर डिफाइंड है, फिर भी अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिख दिया है तो सेम वेरिएबल का नाम तो ये वाले x को यूज़ करेगा, ना कि ग्लोबल को। हाँ, अगर मैं ये भी ना लिखता, ये नहीं होता, तब ये ग्लोबल को यूज़ करता, तो ऐसा नहीं है कि अगर अंदर डिफाइन नहीं है तो ये एरर बोलेगा, हालांकि मैंने इनपुट पास नहीं किया। ऐसा नहीं है, मैंने इनपुट तो यहाँ पे x पास नहीं किया था, लेकिन फिर भी x को प्रिंट कर रहा है। इसका मीनिंग है कि अगर ग्लोबल वेरिएबल है ऑलरेडी तो उसको वो यूज़ करेगा। अगर लोकल डिफाइन कर रखा है तो पहले लोकल को करेगा, फिर ग्लोबल को करेगा, इवन इफ वी हैव नॉट पास्ड एज इनपुट पैरामीटर। तो ये है लोकल और ग्लोबल का। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ ग्लोबल को, जो कि वैसे तो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बट अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ग्लोबल यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ग्लोबल x। अब आप देखोगे ये क्या करेगा, ग्लोबल x, मतलब जो मैं चाहता हूँ कि x 10 हो जाए, वो कौन सा चेंज हो जाए? ये वाला चेंज हो जाए। अब जैसे ये ग्लोबल वेरिएबल 5 था, यहाँ पे पहले ग्लोबल x लिख देने की वजह से अब जो ये x इक्वल टू 10 लिखा, इसने इसको मॉडिफाई कर दिया और यही चीज़ अब दोनों जगह पे प्रिंट होगी। यहाँ भी 10 प्रिंट होगा, यहाँ भी 10 प्रिंट हो गया। तो इसने यहाँ पे अगर ये कीवर्ड लिख दिया तो मैंने ये डिफाइन कर दिया कि जो मैं चेंज करने जा रहा हूँ वो ग्लोबल को चेंज करने जा रहा हूँ, ना कि ये लोकल। मतलब नीचे जो वेरिएबल आएगा वो उसका स्कोप ग्लोबल हो जाए, ना कि लोकल रहे। तो ये स्कोप को चेंज करने के लिए हो गया। तो ये था लोकल और ग्लोबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।